सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद केयर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइज, अब हम जो आपको करवाने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा पॉलीमर केमिस्ट्री। तो देखिए, पॉलीमर केमिस्ट्री है ना, जो एक प्रकार से ये मान के चलिए आप, एक ही लेक्चर बनेगा आपका मैक्सिमम 40 मिनट का ये एक लेक्चर बनेगा। 40 नहीं तो 50 मिनट चला जाएगा ये, क्योंकि मैं थोड़ा स्लो कराता हूँ ना आपको, इसलिए फास्ट कराएंगे तो 40 में भी कर देंगे, ठीक है ना। एक ही लेक्चर में आपका पॉलीमर केमिस्ट्री फिनिश, बस एक लेक्चर, बस इस एक लेक्चर को करना है, पॉलीमर केमिस्ट्री फिनिश हो जाएगी। क्योंकि देखिए, अब ये एक लेक्चर भी करवाना क्यों जरूरी हो रहा है, क्योंकि पॉलीमर केमिस्ट्री से क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का। अब वो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो है ना, वो क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा आपको क्वेश्चन टाइम, जब आपको क्वेश्चन कराएंगे पॉलीमर के, ठीक है ना, और सभी मैं आपको यहीं पे करा दूंगा। वो एक क्वेश्चन जरूरी है, वो आया भी था पिछली बार आया था CSIR नेट JRF में, ठीक है ना, पॉलीमर केमिस्ट्री में। वो रूट का क्वेश्चन है, वो आप करिएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है यहाँ से पॉलीमर केमिस्ट्री में। 3-4 टाइप के क्वेश्चन है, बस 3 टाइप के ही क्वेश्चन है भाई। नंबर ऑफ एवरेज मोलिकुलर मास और मास एवरेज मोलिकुलर मास, जेड एवरेज मोलिकुलर मास, मतलब कि जेड एवरेज मोलिकुलर मास, मास एवरेज मोलिकुलर मास, ये चीजें हैं बस, ठीक है ना। तो इन चीजों को ये हम यहाँ से फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है ना। ओके, ठीक है ना भाई। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या पॉलीमर केमिस्ट्री क्या होता है। जनरली सबसे पहले समझ लीजिए पॉलीमर क्या होता है। पॉलीमर क्या होता है, तो अब आप सभी को पता है, जब कभी भी एक यूनिट को बार बार रिपीट कराया जाए, एक या एक से ज्यादा किसी भी यूनिट को बार बार रिपीट कराया जाए, तो हमारा पॉलीमर क्रिएट होता है। व्हेन one or more than one unit is continuously repeating, then create a polymers, ठीक है ना। उसके बाद टर्म आती है क्या, होमोपॉलीमर। फिर पॉलीमर के ही अंदर एक टर्म आती है क्या, होमोपॉलीमर। यहां पर फिर एक टर्म आती है कौन सी, होमोपॉलीमर की। तो होमोपॉलीमर क्या होता है, वो पॉलीमर जहां पर कंटिन्यूअसली एक यूनिट रिपीट हो रही हो, और वो यूनिट क्या हो, सेम हो। वो यूनिट कैसी हो भाई, वो यूनिट हमारी सेम हो, जैसे कि ए, ठीक है ना, इस टाइप से। तो ये क्या है, ये हमारा क्या है, होमोपॉलीमर, ठीक है ना। एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊं तो आपको, जैसे कि हेक्सामिथाइलिन अमाइन बेंजोइक एसिड, ओइक एसिड लिख लीजिए बस आप, हेक्सामिथाइलिन अमाइन ओइक एसिड, या फिर आप इसको आप ये लिखिए, हेक्सा मत लिखिए आप लिखिए इसको हेप्टा मिथाइल अमाइन ओइक एसिड लिख लीजिए आप, ये इसको भी काउंट करेंगे ना, क्योंकि, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, हेक्सा मिथाइल अमाइन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, ऐसे। या फिर आप ऐसे ही लिखिएगा, हेप्टा मिथाइलिन अमाइन ओइक एसिड, ठीक है ना। ये यूनिट क्या है, इसको जब हम बार बार कंटिन्यूसली रिपीट करते हैं तो हमारा होमोपॉलीमर की फॉर्मेशन होता है। जैसे कि एग्जांपल के साथ अगर मैं आपको समझाएं तो, जैसे कि देखिएगा, NH2 ठीक है ना। ये देख लीजिए, ठीक है, आ गई समझ में। यही होगी क्या, यही होगी, नहीं ये नहीं होगी, रॉन्ग, गलत बना दिया, सॉरी गलत बना दिया ये थोड़ा। ये होगी, ठीक है ना भाई। इस यूनिट को आप देख लीजिए अच्छे से, ये यूनिट क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है बार बार, ठीक है ना। तो ऐसी यूनिट जनरली क्या कहलाती है भाई, ये हमारी क्या है, होमोपॉलीमर है, ठीक है ना। इसको हमने जनरली क्या बोला, होमोपॉलीमर, ठीक है ना, होमोपॉलीमर, ठीक है ना, होमोपॉलीमर। इसकी का सेकंड एग्जांपल अगर मैं दूं तो क्या होता है, PVC, विनाइल क्लोराइड, ठीक है ना। विनाइल क्लोराइड, जब हम किस चीज को ऐड करते हैं,
विनाइल क्लोराइड को। विनाइल क्लोराइड और विनाइल क्लोराइड को जब रिएक्शन कराते रहते हैं तो हम क्या, हमारा क्या बनता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है ना। तो हमारा जनरली क्या बनता है भाई, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है ना। पीवीसी बन जाता है, क्या बन जाता है भाई, पीवीसी बन जाता है, ठीक है ना, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है ना, क्या बन जाता है भाई, पीवीसी हमारा फॉर्म हो जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज को भी आप अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिएगा। 1 मिनट रुकिएगा गाइस, कोई 1 मिनट रुकिएगा। पीवीसी, पीवीसी, पीवीसी बनेगा ना, तो पीवीसी कैसे बनेगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाना है हमको। बस इस प्रकार जनरली ये क्या बनता है अभी, यहाँ पर ये क्या बन गया है, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन यहाँ पर हो गई है, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ये क्या है, विनाइल क्लोराइड को जब हम बार बार आपस में रिपीट करवाएंगे तो हमारा पीवीसी बनता है, क्या, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है ना। पीवीसी क्या बनता है, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ओके। इसके बाद देखिए, इसके बाद फिर हम क्या करते हैं भाई, इसके बाद हम क्या देखते हैं, कोपोलिमर। क्या देखते हैं, कोपोलिमर, ठीक है ना, कोपोलिमर। अब ये कोपोलिमर जनरली क्या होता है, ये कोपोलिमर क्या होता है भाई, कोपोलिमर वो जहां पर हमारी एक और एक से ज्यादा टाइप की यूनिट क्या हो, वन तो होगी नहीं, वन से मतलब कि वन या वहां पर 2 डिफरेंट यूनिट्स होंगी, ठीक है ना। वहां पे सेम टाइप की यूनिट रिपीट नहीं होगी, वहां पर डिफरेंट यूनिट रिपीट होगी, ठीक है ना। व्हेन डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट आर रिपीटिंग कंटिन्यूअसली, दिस टाइप पॉलीमर इज कॉल्ड एज अ कोपोलिमर, ठीक है ना। इस टाइप का पॉलीमर क्या कहलाता है, कोपोलिमर, ठीक है ना। ये क्या है, ये जनरली कोपोलिमर है, जैसे कि स्टीरिन और मिथाइल मेथ एक्राइलेट। स्टीरिन क्या होता है, ये क्या है, स्टीरिन, और हमने क्या किया, और हमने क्या, और हम क्या देखते हैं यहाँ पर, ये देख लीजिए, मिथाइल एक्राइलेट, ठीक है ना, मिथाइल एक्राइलेट, ठीक है ना। स्टीरिन और जब मिथाइल एक्राइलेट को हम ऐड करते हैं तो जो हमारा बनता है वो कोपोलिमर की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाती है, ठीक है ना। फिर जो हमारे फॉर्मेशन होती है वो किस चीज की होती है भाई, कोपोलिमर की। यहाँ पर क्या बन जाएगा, अब यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, कोपोलिमर बन जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना भाई। यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर हमारा कोपोलिमर की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है ना। ये आप देख लीजिए, ये क्या बन गया, कोपोलिमर बन गया, ठीक है ना। तो इस चीज को भी आप अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए, क्या बन गया, कोपोलिमर, ठीक है ना। तो एक ऐसा पॉलीमर जहां पर एक और एक से ज्यादा, मतलब एक तो नहीं होगी, एक से मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट की क्या होगा, पॉलीमर होगा। जब वहां पर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट, 2 और मोर देन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट रिपीटिंग कंटिन्यूअसली, दिस टाइप पॉलीमर इज कॉल्ड एज अ कोपोलिमर, ठीक है ना। एग्जांपल मैंने आपको करा दिया है, ठीक है ना। उसके बाद क्या टर्म आती है भाई, उसके बाद टर्म आती है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। उसके बाद जो टर्म आती है वो क्या आती है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो ये डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन जनरली क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को हम डिनोट करते हैं भाई एन से। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज डिनोटेड बाय एन, ठीक है ना। आप देख लीजिए ध्यान से, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से, एन से, ठीक है ना, ठीक है ना भाई। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज डिनोटेड बाय एन। तो भाई किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ यूनिट प्रेजेंट है, ठीक है ना, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के, मतलब ये जो एटम है, सेम नंबर ऑफ एटम, कितने नंबर ऑफ सेम यूनिट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, ठीक है ना, कितने नंबर में सेम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है ना। तो वही होता है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। जैसे कि देखिए ये देखिए ए, यहां पर ए कितने प्रेजेंट है, यहां पर 4, तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या हो गया, 4 हो गया। तो यहां पर भाई सेम नंबर ऑफ एटम कितने नंबर में प्रेजेंट है, तो वही होता है क्या, एन।
एन क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। इट मीन्स कितने नंबर ऑफ एटम सेम नंबर में कितने नंबर ऑफ सेम एटम एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है, वही होता है क्या, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है ना, उसे ही हम क्या बोलते हैं जनरली, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। उसको ही हम डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। ठीक है ना, तो इस चीज को भी आप अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद क्या निकालते हैं, मास ऑफ पॉलीमर। अब ये मास ऑफ पॉलीमर कैसे फाइंड आउट करते हैं भाई, मास ऑफ पॉलीमर सब छोटी छोटी टर्म है, लिख लीजिए। मास ऑफ पॉलीमर, मास ऑफ पॉलीमर, मास ऑफ पॉलीमर। मास ऑफ पॉलीमर के लिए हम क्या करते हैं, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 यूनिट। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 यूनिट। एन क्या है यहां पर, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 यूनिट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 यूनिट। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 यूनिट। ठीक है ना, ओके, मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 यूनिट है। ठीक है ना, ओके, तो कर लीजिए आप। जैसे कि आपके सामने देखिएगा, जैसे कि आपके सामने एक हमारे पास क्या है भाई, देखिए हमने एक आपके सामने लिख दिया, ये क्या है भाई, तो यहां पर आप क्या देखोगे, देखिए एन मॉलिक्यूलर मतलब कि मास ऑफ पॉलीमर निकालने के लिए क्या करोगे, मास ऑफ पॉलीमर निकालने के एन इंटू एम करोगे। तो यहां पर देखिए डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है कि सेम नंबर ऑफ एटम कितने नंबर में प्रेजेंट है। तो सेम नंबर ऑफ एटम मतलब कि सेम नंबर ऑफ यूनिट कितनी है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 है। और इसका क्या है, मॉलिक्यूलर मास, जो भी इसका मॉलिक्यूलर मास हो ए का, ठीक है ना, ठीक है ना, जो भी मॉलिक्यूलर मास हो प्लस, ठीक है ना। और उसके बाद ये देखिए 5 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी। ठीक है ना, हमारा फाइनली फाइंड आउट क्या हो जाएगा, मास ऑफ पॉलीमर। ठीक है ना, मास ऑफ पॉलीमर, मास ऑफ पॉलीमर हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है ना, ओके, तो ये निकाल लीजिएगा आप, इस चीज को भी आप जनरली फाइंड आउट कर लीजिएगा। ओके, इस चीज को भी आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद टर्म आती है एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है भाई, एडिशन पॉलीमर। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद जनरली हम क्या करते हैं भाई, इसके बाद जनरली हम क्या करते हैं, एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर में देखिए आप पीवीसी कर लीजिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड और विनाइल क्लोराइड को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो वो क्या होता है, एडिशन पॉलीमर ही बनता है। वो क्या, एडिशनल पॉलीमर, एडिशनल पॉलीमराइजेशन क्या होता है भाई, जैसे कि आपने रिएक्शन करा दिया इन दोनों को, ठीक है ना, तो यहां पर पॉलीविनाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। कैसे होगी देखिएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये क्या होता है, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है ना, ये क्या हो गया भाई, ये हमारा क्या बन चुका है, ये बन गया पीवीसी। ठीक है ना भाई। इसके बाद क्या देखते हैं हम, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है, एडिशन में क्या होता है, ऐड हो जाए, कुछ भी ना निकले, कुछ भी साइड प्रोडक्ट नहीं बनेगा। एडिशनल पॉलीमराइजेशन क्या होता है, जहां पर 2 यूनिट ऐड हो जाए लेकिन वहां पर कुछ साइड प्रोडक्ट ना बने, एडिशनल पॉलीमराइजेशन होता है। ठीक है ना। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है, कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन लिख दीजिए, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। बताइए भाई क्या होता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है, जल्दी बताइएगा। तो देखिए जैसे कि हमने यहां पर रिएक्ट करा दिया हेक्सा मतलब कि हेप्टा मिथाइल ओइक एसिड, हेप्टा मिथाइल ओइक एसिड को रिएक्ट करा दिया आपस में। ठीक है ना,
ये क्या हो गया भाई, ये हमारा क्या हो गया, इसको देख लीजिए आप, अच्छे से देख लीजिए इसको, प्लस H2O। तो यहाँ पर क्या निकला, एक साइड प्रोडक्ट निकला, जहां पर हमारे पास बाई प्रोडक्ट्स बने, ठीक है ना, वो कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, ठीक है ना, जहां पर हमारे पास बाई प्रोडक्ट्स बने वो कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। जैसे कि यहाँ पे बना है, यहाँ पर एक साइड प्रोडक्ट निकला है, ठीक है ना, जो वाटर है, ठीक है ना, तो ये क्या है, एक कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है ना, कंडेंसेशन रिएक्शन। उसके बाद क्या आता है भाई, उसके बाद क्या आता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। अब ये जो पॉलीमर्स होते हैं ना, इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भाई, बस जो मेन है जो पॉइंट वही करवा रहा हूं मैं, बार मतलब कि फालतू के पॉइंट नहीं करवा रहे, जो मेन पॉइंट्स है ना उन पॉइंट्स को ही हम करा रहे हैं, फालतू के पॉइंट नहीं करेंगे, ठीक है ना, ओके, करने का कोई फायदा भी नहीं है, जो मेन पॉइंट है वो करिए और अपने नंबर ले जाइए बस, क्योंकि एग्ज़ाम आ गया है, नज़दीक आ गया, बहुत ज़्यादा लेट नहीं है एग्ज़ाम, ऐसे मत समझिएगा ज़्यादा दूर है, एग्ज़ाम जल्दी आने वाला है और बहुत अच्छी खुशखबरी देने वाला हूँ मैं आपको, एग्ज़ाम से ही रिलेटेड है कि अब इन्फॉर्मेशन मिलनी स्टार्ट हो चुकी हैं एग्ज़ाम के रिलेटेड, कि भी जल्दी से जल्दी अब एग्ज़ाम का नोटिस आने वाला है सितंबर के ही अंदर, सितंबर के अंदर ही, क्योंकि मैंने देखिए पिछली बार आपको बताया भी था कि मैंने दिल्ली बात की है छात्र नेता से, जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मैंने बोल दिया था कि जल्दी से जल्दी जाएँ आगे, ठीक है ना, तो उससे जो भी रिपोर्ट आई है मेरे पास वो यही आई है कि वो गए थे सेंट्रल मंत्री के पास, जो शिक्षा मंत्री हैं उनके पास गए थे, वो CSIR ऑफिस में भी गए थे, तो उन्होंने जो नोटिस दिया उसके रिगार्डिंग हमें एक ही इन्फॉर्मेशन मिली है, जल्दी से जल्दी सितंबर लास्ट में और सितंबर में हमको देखने को मिलेगा कुछ ना कुछ, उनको नोटिफिकेशन मतलब एग्जाम के रिगार्डिंग मिलेगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, वो मतलब जल्दी से जल्दी अब डालेंगे, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं लेंगे, नेक्स्ट ईयर लेंगे, अब नोटिफिकेशन वो डालेंगे, अगर ये सिचुएशन बिल्कुल ठीक रही तो, और मतलब कि अब तो हैंडल तो हो ही चुकी है, इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है, मतलब केसेस जो बोल रहे थे सितंबर में केस 5 लाख 4 लाख चले जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, थर्ड वेव मतलब कि है, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं है अभी, ठीक है ना, तो हैंडल कर रहे हैं कंडीशन को, तो अब जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है, इसीलिए बोल रहा हूँ रेडी रहिए, जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन से आपके पास 2 महीने 2 मंथ बचेंगे बस। अब 2 मंथ के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है। 2 मंथ के अंदर आपको देखिए, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, आपको अपने जो भी सिलेबस बचा हुआ वो भी करना है, ठीक है ना, आपको टेस्ट सीरीज करनी है 2 मंथ के अंदर, और फिर गेट के लिए कितना टाइम है आप देख सकते हो, गेट एग्जाम जो है, गेट एग्जाम के लिए कितना टाइम बचा है आपके पास, गेट एग्जाम के लिए आपके पास टाइम बचा है भाई, कितना मैक्सिमम टाइम आपके लिए गेट एग्जाम के लिए कितना बचा है, याद है कुछ, फैब में है ना 5 या 6 को होगा हमारा एग्जाम, तो कंप्लीट 5 मतलब 5 मंथ मान के ही चलिए आप, 5 जैसे कि क्या हुआ अक्टूबर, मतलब 4 मंथ 5 मतलब 4 मंथ मान लीजिए, 20 दिन मेरे को पता है, आप ऐसे भी निकाल दोगे, 4 मंथ आप पढ़ोगे पक्का, ठीक है, तो 4 मंथ उसके लिए गेट के लिए, ठीक है, तो जम के तैयारी कीजिए, जितना भी सिलेबस रहा हुआ है वो पूरा कीजिए, कंप्लीट कीजिए, ठीक है ना, ओके। तो देखिए अब हमारा क्या आता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ पॉलीमर्स, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ पॉलीमर, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ पॉलीमर, ठीक है ना। अब क्या करने जा रहे हैं अभी हम, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ पॉलीमर, ठीक है भाई। तो स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ पॉलीमर में आप क्या कौन कौन सी टर्म देखेंगे, जैसे कि आइसोटैक्टिक, एटैक्टिक, सिन डायटैक्टिक, अटैक्टिक, ये 3 टर्म है, ठीक है ना, यही 3 टर्म है यहाँ पर जो आप देखते हो, ठीक है ना, ठीक है ना। तो देखिए आपको ये टर्म पता होना चाहिए, यहाँ पर सबसे पहली जो टर्म है वो क्या है भाई, आइसोटैक्टिक। सेकंड टर्म क्या है, सिन डायोटैक्टिक, सिन डायोटैक्टिक, ठीक है ना। इसके बाद थर्ड टर्म क्या है, सिन डायोटैक्टिक। उसके बाद क्या है, अटैक्टिक, आइसोटैक्टिक, सिन डायोटैक्टिक, अटैक्टिक, ठीक है ना। तो देखिए आइसोटैक्टिक क्या होता है, जहां पर सभी मिथाइल सेम साइड हो, ठीक है ना। सबसे पहली टर्म क्या है हमारी,
आइसोटैक्टिक। ये टर्म जनरली क्या होता है? इस टर्म को जनरली हम क्या बोलते हैं? जहां पर सभी की सभी टर्म सेम साइड पे प्रेजेंट हो। जैसे कि ये देखिए, सभी के सभी मिथाइल ग्रुप आपको सेम साइड मिलेंगे। सभी के सभी मिथाइल ग्रुप आपको सेम ही साइड मिलेंगे। इस टर्म को क्या बोलते हैं जनरली? आइसोटैक्टिक। उसके बाद टर्म कौन सी आती है? सिनडायोटैक्टिक। सिनडायोटैक्टिक, इसमें क्या होता है? एक मिथाइल अबो दूसरा बिलो, एक अबो दूसरा बिलो, ठीक है ना, ये होता है। देख लीजिए इसको ध्यान से। ये क्या होता है जनरली? इसको हम क्या बोलते हैं? सिनडायोटैक्टिक। क्या बोलते हैं इसको? सिनडायोटैक्टिक। उसके बाद क्या होता है? अटैक्टिक। उसके बाद क्या होता है भाई? अटैक्टिक। अब अटैक्टिक क्या होता है? रैंडमली, जहां पर रैंडमली मतलब एक CH3 अबोव द प्लेन, दो बिलो द प्लेन, 3 बिलो द प्लेन, 1 अबोव द प्लेन, इस टाइप से होता है। जैसे कि देखिए क्या होता है, देख लिए, दिखा देते हैं आपको। जैसे ये अबोव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन, और ये क्या है? बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन, अबोव द प्लेन, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो देखिए ये होता है, ये क्या होता है? आइसोटैक्टिक, सिनडायोटैक्टिक और अटैक्टिक। आइसोटैक्टिक क्या होता है? जहां पर अबोव द प्लेन हो सभी के सभी मिथाइल ग्रुप। और हमारे जो सिनडायोटैक्टिक क्या होता है? एक अबोव एक बिलो, एक अबोव एक बिलो। अटैक्टिक क्या होता है? एक अबोव सभी के सभी बिलो, एक अबोव मतलब कि सभी के सभी नहीं, एक अबोव, उसके बाद बिलो, फिर अबोव मतलब कि एक अबोव होगा, फिर 2 या 3 क्या होंगे? बिलो होंगे, फिर उसके बाद एक मतलब अबोव होगा। मतलब रैंडमली चलेगा, रैंडमली मतलब कुछ भी रैंडमली चलेगा ऑर्डर, ठीक है ना। अबोव बिलो का रैंडमली चलेगा, मतलब एक अबोव हो गया, एक बिलो हो गया, 3 अबोव हो गए, फिर उसके बाद बिलो आएगा, या फिर एक बिलो, फिर उसके बाद 2 अबोव, फिर बिलो, फिर 2 मतलब फिर अबोव, फिर उसके बाद 2 बिलो, इस टाइप से रैंडमली चलेगा, ठीक है ना। उसको बोलते हैं हम अटैक्टिक, ठीक है ना। तो ये थी स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ पॉलीमर्स। तो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ पॉलीमर्स है, जहां से आपके सामने क्वेश्चन पुटअप होंगे। देखिए वो करवा रहा हूं मैं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके सामने पॉलीमर से। तो यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, डायरेक्ट आपको पूछ सकता है कि ये बताइए सिनडायोटैक्टिक है, अटैक्टिक है या आइसोटैक्टिक है। बस इस टाइप से पूछ लेगा तो आप बता देना, आपको पता होगा, मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना भाई। ओके, तो अब क्या करना है भाई? अब क्या है हमारा? अब टॉपिक क्या है? अब देखिए टॉपिक, अब वो टॉपिक आने जा रहा है भाई जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। अब हम वो टॉपिक करने जा रहे हैं जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलीमर केमिस्ट्री का। पूरी पॉलीमर केमिस्ट्री का यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन आपके सामने आएगा, जहां से CSIR नेट JRF आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है, वो यही पार्ट है। तो देखिएगा, पहले तो सबसे पहले जो मैं लिखवा रहा हूं उसको आप लर्न कर लीजिए अच्छे से। MN क्या होता है? नंबर ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर मास। MM और MW ये क्या होता है भाई? मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। MZ क्या होता है? MZ क्या होता है? जेड एवरेज मॉलिक्यूलर मास, जेड एवरेज मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है ना। तो आइए अब आपको ये टर्म निकालने हैं।
अब आप सभी को ये टर्म निकालने हैं, तो इसके लिए मैं आपको फॉर्मूलाज लिखवा रहा हूं इन हर एक टर्म के लिए। अब आपको वो टर्म्स याद करने हैं, तो देखिए फॉर्मूलाज क्या होता है। जनरली mn का फॉर्मूला क्या होता है भाई, अगर आपको mn निकालना आ जाए, अगर आपको mn निकालना आ जाए, नंबर ऑफ एवरेज मोलिकुलर मास निकालना आ जाए, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, समेशन ni mi समेशन ni। तो यहां पर ni क्या होता है, ni क्या होता है भाई, नंबर ऑफ यूनिट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, मतलब कि कितने नंबर ऑफ यूनिट प्रेजेंट है इन द मॉलिक्यूल के अंदर। ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ये क्या है, नंबर ऑफ यूनिट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल इन सेम, मतलब कि सेम टाइप ऑफ यूनिट्स, विच नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ यूनिट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, ये क्या है ni, ठीक है ना। तो जितने भी प्रेजेंट होंगे उनको अलग अलग से निकाल लेंगे। mi क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ 1 यूनिट, ठीक है ना, मोलिकुलर मास ऑफ 1 यूनिट। इसको भी लिख सकते हो आप नंबर ऑफ 1 यूनिट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, इसको भी लिख सकते हो आप नंबर ऑफ 1 यूनिट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, मोलिकुलर मास ऑफ 1 यूनिट। ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, क्या है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। दोबारा लिख लीजिए, ni क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट, नंबर ऑफ 1 यूनिट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। mi क्या है, मॉलिक्यूल्स मोलिकुलर मास इन द 1 यूनिट्स, और समेशन i, ni क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, ठीक से, ठीक है ना। उसके बाद क्या देखते हैं, उसके बाद हम क्या देखते हैं, mw और mm, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है वो लिख लीजिए, समेशन ni mi का स्क्वायर समेशन ni mi, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो mi आपको पता है, मोलिकुलर मास ऑफ 1 यूनिट का स्क्वायर कर दीजिए, बस आ जाएगा आपके सामने। ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, टोटल मोलिकुलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल, टोटल मोलिकुलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल लिख लीजिए, बस इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आएगा वापस आपस में डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद क्या देखते हैं हम, उसके बाद ये है, यहाँ पर इसको किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं देख लीजिए, ni mi का क्यूब डिवाइड बाय समेशन ni mi का स्क्वायर। इसको ऐसे निकालते हैं, ये mz निकल जाता है। बस यही फॉर्मूलाज हैं, यही कुछ एक फॉर्मूलाज हैं। इस फॉर्मूला को आप सभी स्टूडेंट अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। आप सभी स्टूडेंट इन फॉर्मूलाज को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, इनसे ही हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसके रिगार्डिंग हम कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे। और एक पीडीआई होता है, पीडीआई, ठीक है ना, वो पीडीआई आपको करा दूंगा, पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पर कैलकुलेट करना सीखेंगे वो क्या देखेंगे, वो हम क्या देखेंगे भाई, वो हम देखेंगे क्या, mn। आपको mn निकालना सिखा देता हूँ, एक ही क्वेश्चन से सभी निकाल दूंगा बस, ठीक है, एक ही क्वेश्चन से सभी चीजें निकालनी सीख लेंगे, ठीक है ना भाई। जैसे कि देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपके सामने एक क्वेश्चन है भाई, उसमें क्या है ये, a प्लस b प्लस a प्लस सॉरी a प्लस a प्लस b प्लस b प्लस b प्लस b प्लस c प्लस c प्लस c, मोलिकुलर मास ऑफ कैलकुलेट करना है हमको क्या, mn कैलकुलेट करना है, और आपको mw कैलकुलेट करना है, और आपको mz कैलकुलेट करना है। मोलिकुलर मास ऑफ a कितना है 57, मोलिकुलर मास ऑफ b कितना है 100, मोलिकुलर मास ऑफ c कितना है 200। कैलकुलेट कर लीजिए भाई सभी, जल्दी से जल्दी, मेरे को सभी के हाथ में कैलकुलेटर होना चाहिए, और विदाउट कैलकुलेटर निकालेंगे तो बहुत अच्छी बात है। विदाउट कैलकुलेटर अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए कैलकुलेटर आपके सामने CSIR नेट JRF में होगा नहीं, बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है ये। तो क्या करोगे, आपको mn निकालिए, सबसे पहले mn निकालिए, क्या होता है, यही होता है ना mn, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 यूनिट कितनी है, ये देखिए कितनी यूनिट है, ये 1 2 3 3 है यूनिट। तो आप क्या करोगे, 3 इंटू मोलिकुलर मास कितना है 57, ठीक है ना, फिर प्लस करोगे, फिर आप क्या करोगे भाई, यहाँ पर फिर आप प्लस करोगे, फिर आप क्या देखोगे, यहाँ पर देख लीजिए, आप अच्छे से निकाल लीजिए, इस चीज को अच्छे से निकाल लीजिए। फिर आप क्या करोगे, बी की कितनी है अभी 3 इंटू मोलिकुलर मास कितना है 100, सी की कितनी है 3, मोलिकुलर मास कितना है 200, और डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे आप,
आप इन टोटल कर लीजिए, इसका कितना हो गया 357 हो गया मोलिकुलर मास, और टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितनी है 9, 9 इंटू 357, 9 इंटू 357, ठीक है ना। तो आ जाएगा आपके सामने mn, आपके सामने mn कैलकुलेट हो जाएगा, आपका mn कैलकुलेट कर लीजिए, इसको कैलकुलेशन कर लीजिए और mn आपका आ जाएगा, ठीक है ना। और इसी जगह पर हमें क्या निकालना है अभी, अब हमें क्या निकालना है mw, मतलब ये mm मास एवरेज मोलिकुलर मास। तो कैसे निकलता है भाई, ये स्क्वायर कर दीजिए, बस यहाँ पर mi कर दीजिए, आ जाएगा मास मोलिकुलर मास, ठीक है ना, ठीक है ना। तो कैसे आएगा भाई, ये देखिए 3 इंटू 57 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, थ्री इंटू 200 का स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद जनरली हम यहाँ पर क्या करते हैं भाई, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, टोटल इनटू मोलिकुलर मास ऑफ टोटल, क्या होगा भाई, मोलिकुलर मास इनका टोटल का करेंगे, क्या करेंगे आप बताइए सभी, आप बताइए। और अब मैं बता देता हूँ आपको, जो नीचे मैंने आपको क्वेश्चन कराया था वहां पर तो समीशन ni था, वहां पर तो ओनली समीशन ni था, तो वहां पर मैंने 357 क्यों लगाया, वहां पर मैंने 357 किस लिए लगाया, वहां पर तो 357 लगेगा ही नहीं, लगेगा क्या, लगेगा नहीं लगेगा। 9 इंटू 357 किस लिए लगेगा वहां पर तो क्योंकि समीशन ni है, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रेजेंट इन द मोलिक्यूल्स, ठीक है ना। किस वाले में, mn वाले में, यहाँ पर हम mw निकाल रहे हैं, mw और mm, ठीक है ना, ये निकाल रहे हैं। वहां पर क्या था हमारा फॉर्मूला, वहां पर हमारा फॉर्मूला था भाई ये वाला, वहां पर हमारा फॉर्मूला ये था, ठीक है ना, वहां पर हमारा फॉर्मूला ये था। तो यहाँ पर ये क्या, टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो कितने 9, लेकिन मैंने वहां पर 9 इंटू 357 कर दिया था, लेकिन 357 नहीं आएगा, ओनली 9 आएगा, ठीक है ना। ओके, तो ये क्या निकाल दिया हमने, mw निकाल दिया था, mw ऐसे निकल आएगा, निकाल दीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, आ जाएगा mw। उसके बाद क्या निकालते हैं mz, उसके बाद हम क्या निकालते हैं भाई mz निकालते हैं, ठीक है ना, mz, ठीक है ना। वो कैसे निकल जाएगा वो देख लीजिए, इसका स्क्वायर बस कर दीजिए, जैसे अभी किया ना वही कर दीजिए, कितना 3 इंटू 57 का क्यूब और 3 इंटू 100 का क्यूब, 3 इंटू 200 का क्यूब, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा भाई 9 इंटू 357 का स्क्वायर, और कैलकुलेट करके कैलकुलेशन कर लीजिएगा और अपने कर दीजिए डिवाइड, आ जाएगी mz, आ जाएगी mz की वैल्यू आ जाएगी, बस हो गया। तो अब क्या आ जाएगा, पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स। अब ये पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स कैसे निकालते हैं भाई, पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स PDI, जनरली हम अब ये जो पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स है ये कैसे निकालते हैं, PDI को कैसे किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं, PDI को जल्दी बताइए भाई, PDI को कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स को जल्दी बताइए भाई। पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स क्या होता है, ये पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स, पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स। तो हम अब देखिए आप पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स को हम किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं भाई, पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स को हम किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं, तो देखिए PDI इज इक्वल टू mw और mm डिवाइडेड बाय mn, ठीक है ना, इस चीज से फाइंड आउट करते हैं। ये कैसे क्या होता है भाई, यहाँ पर जो mw mn का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ni mi का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन ni mi डिवाइडेड बाय उसके बाद क्या करोगे भी आप, डिवाइडेड बाय समीशन ni mi समीशन ni, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा PDI का फॉर्मूला, ठीक है ना, PDI इस टाइप से कैलकुलेट हो जाएगा, पोलर डिस्पर्सिटी इंडेक्स। तो आपसे पोलर डिस्पर्सिटी इंडेक्स पूछा जाए तो ऐसे निकाल देना, mn मतलब ये mw और mm
ठीक है ना, डिवाइडेड बाय mn, ठीक है ना। इससे पोलर डिस्पर्सिटी इंडेक्स फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है ना, पोलर डिस्पर्सिटी इंडेक्स। तो आपको कहीं भी पीडीआई पूछे, क्या पीडीआई या फिर पोलर डिस्पर्सिटी इंडेक्स, तो कैसे निकलता है, mw डिवाइडेड बाय mn, ठीक है ना, मास मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एवरेज मोलिकुलर मास, ठीक है ना। पोलर डिस्पर्सिटी इंडेक्स कैसे निकलता है, mw डिवाइडेड बाय mn, क्या होता है वो, मास मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एवरेज मोलिकुलर मास, मास मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एवरेज मोलिकुलर मास, मास मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एवरेज मोलिकुलर मास, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर, अब हम आपसे पूछे PDI1 किसका होता है भाई, PDI1 होता है होमोजीनियस पॉलीमर का। जो होमोजीनियस पॉलीमर होते हैं ना, जहां पर सभी के सभी यूनिट सेम होती हैं, वहां पर PDI होता है 1। और जो सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं वहां पर PDI क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। जो सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं वहां पर जो सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं ना, वहां पर PDI क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है ना। वहां पर जो हमारा MW होता है ना, वो ग्रेटर देन MN होता है, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इस चीज को आप अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए। क्या बताया मैंने, जो होमोजीनियस पॉलीमर जो होते हैं उनका जो PDI होता है क्या, पोली डिस्पर्सिटी इंडेक्स, वो कितना होता है, 1 होता है। पोली डिस्पर्सिटी इंडेक्स होता है कितना, 1, ठीक है ना। पोली डिस्पर्सिटी इंडेक्स कितना होता है उसका पोली डिस्पर्सिटी इंडेक्स होता है 1। और जो सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं उनका पोली डिस्पर्सिटी इंडेक्स होता है ग्रेटर देन 1, जैसे कि MW इज ग्रेटर देन MN। वहां पर MW जो होता है, मास मोलिकुलर मास, इज ग्रेटर देन क्या होता है, नंबर ऑफ एवरेज मोलिकुलर मास। क्योंकि PDI क्या होता है, PDI क्या होता है भाई, PDI क्या होता है, MW डिवाइडेड बाय MN होता है। और सिंथेटिक पॉलीमर में क्या है, PDI ग्रेटर देन 1 होता है। तो वो कब आएगा ग्रेटर देन 1, जब MW ग्रेटर देन होगा किससे, MN से। तो ये ज्यादा होगा तो ये डिवाइड करेंगे तो 1 से ज्यादा वैल्यू आएगी। तो PDI1 कब, PDI1 ग्रेटर, मतलब PDI ग्रेटर देन 1 कब हुआ, जब MW ग्रेटर देन MN होगा। और ये सिंथेटिक पॉलीमर में होता है, और होमोजेनियस पॉलीमर में PDI इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। तो इस चीज को भी आप अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है भाई, ओके, सभी देख लीजिएगा आप। उसके बाद जनरली क्या होता है, उसके बाद जनरली यहाँ पर क्या होता है भाई, इसके बाद यहाँ पर जनरली क्या होता है वो चीज़ आप पता कर लीजिएगा, ठीक है ना भाई। इसके बाद यहाँ पर क्या देखते हैं हम, क्या देखते हैं भाई, जिगलर नाटा कैटालिस्ट, ठीक है ना। क्या देखते हैं भाई, जिगलर नाटा कैटालिस्ट, जानते हो, कुछ पता है जिगलर नाटा कैटालिस्ट का क्वेश्चन आपके सामने आया था, ये क्वेश्चन आया था। तो क्या होता है जिगलर नाटा कैटालिस्ट, TiCl4 एल्यूमिनियम C2H5 ट्राइस, दिस इज कॉल्ड एज अ जिगलर नाटा कैटालिस्ट। ये क्या होता है, जिगलर नाटा कैटालिस्ट होता है, ठीक है ना। ये हमारा जिगलर नाटा कैटालिस्ट होता है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन और आया था CSIR नेट JRF में, CSIR नेट JRF में क्वेश्चन आया था, डायरेक्टली पूछ लिया गया था आपसे। वो क्वेश्चन क्या था, लिख लीजिए, आप सभी लिख लीजिए। वो क्वेश्चन है भाई, ए पॉलीमराइज, ये क्या है, ए पॉलीडिस्पर्स हैज पॉलीमर सिंपल हैज 10 molecules ऑफ पॉलीमर्स, 10 molecules of molar mass, 20,000 ग्राम पर मोल, एंड 15 molecules of molar mass, 10,000 ग्राम पर मोल। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एवरेज मोलिकुलर मास, एंड सभी निकाल दीजिए आप, नंबर ऑफ एवरेज मास मोलिकुलर मास, मास एवरेज मोलिकुलर मास और जेड एवरेज मोलिकुलर मास सभी कैलकुलेट करने हैं, ठीक है ना। तो ये क्या बोल रहा है, हमारे पास भाई 10 मॉलिक्यूल थे, 10 मॉलिक्यूल्स थे, उनका जो मास था वो था भाई, मोलर मास था जो वो था 20,000 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। और जो 15 मॉलिक्यूल थे उनका था 10,000 ग्राम पर मोल, 10,000 ग्राम पर मोल। तो अब आपको यहां पर कैलकुलेट करना है MN, ठीक है। तो MN कैसे निकालोगे आप, अब MN कैसे निकालोगे भाई, आपको साफ साफ दिखाई तो दे रहा है। MN कैसे निकालोगे, 10 इंटू 20,000, ठीक है ना, 10 इंटू 20,000 डिवाइडेड बाई 10 कर दो, आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 10 कर दो, आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, ऐसे आ जाएगा, नहीं आएगा, ऐसे कैसे आएगा, ऐसे कैसे आएगा भाई, 25 आएगा नीचे, और यहाँ पर क्या आएगा प्लस, यहाँ पर क्या आएगा भाई प्लस 15 इंटू 10,000, 15 इंटू 10,000 अब आ जाएगा। अब निकाल लेना, आपका MN आ जाएगा। और MW निकालना हो अगर मुझे, तो क्या करेंगे, 10 इंटू 20,000 का स्क्वायर
प्लस 15 इंटू 10,000 का स्क्वायर, ठीक है ना। ओके, इसके बाद जनरली हम क्या करेंगे भाई, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर MW निकाल रहे हैं, 25 इंटू इनको प्लस करेंगे तो 30,000, ठीक है ना, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे क्या आएगा, MW या MM, ठीक है ना, मास एवरेज मोलिकुलर मास निकल आएगा। अब क्या निकालेंगे हम, अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे भाई, अब हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट करेंगे, अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे भाई, M और MW, जैसे कि MN, MW, MM, और हमारा अब लास्ट वाला क्या है, MZ, जेड एवरेज मोलिकुलर मास। तो इसमें क्या देखेंगे हम, 10 इंटू 20,000 का क्यूब प्लस में 15 इंटू 10,000 का क्यूब, ठीक है ना। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं, और हम यहाँ पर क्या देखते हैं भाई, और हम यहाँ पर क्या देखेंगे, 25 इंटू 30,000 का स्क्वायर, ये आ जाएगा MZ। ये हमारा क्या निकल गया, MZ, जेड एवरेज मोलिकुलर मास निकल गया, ठीक है ना। तो इसको कैलकुलेट कर लेना, आपका आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, इसको कैलकुलेट कर लेना, आपका ये आ जाएगा। अब आपको क्या देखना है भाई, अब आपका क्वेश्चन क्या था, अब आपका क्वेश्चन देखिएगा, एक ग्राफ है, एक ग्राफ है, बस उस ग्राफ को देखिए, और एक लास्ट क्वेश्चन है, आपका फिनिश पॉलीमर केमिस्ट्री हो जाएगा, खत्म। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलिकुलर मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलिकुलर मास का एक ग्राफ है, वेट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मोलिकुलर मास का, ठीक है ना। ये क्या है भाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलिकुलर मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलिकुलर मास का एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलिकुलर मास। तो देखिए गाइस, सभी स्टूडेंट सुनिएगा, सभी स्टूडेंट सुनिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलिकुलर मास हम किस टाइप से कैलकुलेट करते हैं, किस प्रकार हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर बस एक ग्राफ है हमारे पास, वो देख लीजिए आप। ये क्या है, वेट ऑफ फ्रैक्शन, वेट ऑफ फ्रैक्शन, और क्या होता है, मोलिकुलर मास, वेट ऑफ फ्रैक्शन, और क्या होता है, मोलिकुलर मास होता है। तो इसको किस प्रकार निकालते हैं भाई हम, ये देखिए, ये क्या होता है, यहां पर क्या निकलता है भाई, यहां पर हमारे सामने क्या निकल के आता है, MN, ये विस्कोसिटी ऑफ मोलिकुलर मास, ये मास एवरेज मोलिकुलर मास, और ये क्या होता है, जेड एवरेज मोलिकुलर मास। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या इंक्रीज हो रहा है, मोलिकुलर मास इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे इस साइड आ रहा है तो मोलिकुलर मास इंक्रीज हो रहा है, और जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो क्या जा रहा है, वेट ऑफ फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ठीक है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज हो रहे हैं, जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है ना तो मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है ना। क्या इंक्रीज हो रहे हैं, मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो रहे हैं, मॉलिक्यूल मतलब कि प्रेजेंट मॉलिक्यूल इन प्रेजेंट, मतलब ये कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है ना, मॉलिक्यूल कितने प्रेजेंट हैं, तो ऊपर जा रहे हैं तो मॉलिक्यूल का नंबर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, नीचे जा रहा है मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है, मतलब इस साइड आ रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूनिट डिक्रीज हो रही हैं, और ऊपर जैसे जा रहे हैं वैसे क्या हो रहा है, वैसे क्या हो रहा है भाई, मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज हो रहा है, और वो वेट ऑफ फ्रैक्शन मतलब कि मॉलिक्यूल प्रेजेंट डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि वेट ऑफ फ्रैक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपसे मैं ये बात करूं कि भाई आप ऑर्डर लगाइए किस चीज का, मोलिकुलर मास का, मोलिकुलर मास का ऑर्डर लगाइए भाई, मोलिकुलर मास का ऑर्डर लगाइए, क्या होगा, सबसे ज्यादा मोलिकुलर मास किसका होगा, MZ का, फिर किसका होगा, MW का, फिर किसका होगा, विस्कोसिटी ऑफ मोलिकुलर मास का, फिर किसका होगा, MN का, ठीक है ना, नंबर ऑफ एवरेज मोलिकुलर मास का, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है,
जेड एवरेज मोलिकुलर मास का, मोलिकुलर मास क्या होता है सबसे ज्यादा, फिर विस्कोसिटी ऑफ मोलिकुलर मास का होता है सबसे ज्यादा मोलिकुलर मास, ठीक है ना। फिर किसका होता है, मास एवरेज मोलिकुलर मास का सबसे ज्यादा मोलिकुलर मास होता है। फिर होता है नंबर ऑफ, फिर किसका होता है भाई, एक मिनट सॉरी, सबसे ज्यादा मोलिकुलर मास किस चीज का होता है, जेड एवरेज मोलिकुलर मास का। फिर किसका होता है, मास एवरेज मोलिकुलर मास का। फिर होता है विस्कोसिटी ऑफ मोलिकुलर मास का। फिर किसका होता है, नंबर ऑफ एवरेज मोलिकुलर मास का, मोलिकुलर वेट सबसे ज्यादा। उसके बाद हम क्या देखते हैं, उसके बाद हम क्या देखते हैं, वेट फ्रैक्शन। वेट फ्रैक्शन, वेट फ्रैक्शन, या एक प्रकार से देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन, मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट हैं, तो उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर हमको पता करना हो, ठीक है ना, उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर देखिए, तो वेट ऑफ फ्रैक्शन कहाँ डिक्रीज हो रहा है भाई, जैसे ये देखिए mn सबसे ज्यादा वेट ऑफ फ्रैक्शन है, mv उसके बाद mw उसके बाद mz, ठीक है ना। तो यहाँ पर वेट ऑफ फ्रैक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो ये वेट ऑफ फ्रैक्शन यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है अभी यहाँ पर ये क्या हो रहा है, वेट ऑफ फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो इस ग्राफ से आप पता कर सकते हो। तो ये ग्राफ किस किस के वर्सेस था, वेट ऑफ फ्रैक्शन और मोलिकुलर मास के, ठीक है ना। वेट ऑफ फ्रैक्शन वर्सेस मोलिकुलर मास के, ये क्या था, ग्राफ था, ठीक है ना। ये क्या था, ये किस चीज का ग्राफ था भाई, वेट ऑफ फ्रैक्शन और मोलिकुलर मास का। ये ग्राफ किस चीज का था, वेट ऑफ फ्रैक्शन और मोलिकुलर मास का, ठीक है ना। वेट ऑफ फ्रैक्शन, मोलिकुलर मास, वेट ऑफ फ्रैक्शन और मोलिकुलर मास का ये क्या था, ग्राफ था, ठीक है ना। तो इस चीज को भी आप सभी स्टूडेंट अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है भाई। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन है कि भाई मार्क होनी, मतलब ये क्या है, मार्क होविंग इक्वेशन होती है। मार्क होविंग इक्वेशन, मार्क होविंग इक्वेशन क्या होता है, मार्क होविंग इक्वेशन होती है भाई ये, ठीक है ना। मार्क होविंग इक्वेशन इज यूज टू डिटरमाइन, जो मार्क होविंग इक्वेशन क्या भाई, मार्क होविंग इक्वेशन यही होता है ना। एक मिनट रुकिएगा, हाउविंग के क्या, हाँ हाउविंग है, हाउविंग, मार्क हाउविंग इक्वेशन। मार्क हाउविंग इक्वेशन किस चीज के लिए यूज होती है, तो ये मार्क हाउविंग इक्वेशन जो होता है वो जनरली डिटरमाइन करता है विस्कोसिटी ऑफ मोलिकुलर मास को, ठीक है ना। तो आपके सामने ऑप्शन थे, ये आपके क्वेश्चन आया था ना CSI नेट JRF में कि भाई ये mz को करता है क्या, ये mn को करता है, नंबर ऑफ मोलिकुलर मास को करता है क्या, या विस्कोसिटी ऑफ मोलिकुलर मास को करता है क्या, या फिर ये मास मोलिकुलर मास को करता है क्या, ठीक है ना, क्या डिटरमाइन, ठीक है ना। तो ये करता है भाई विस्कोसिटी ऑफ मोलिकुलर मास को डिटरमाइन करता है, ठीक है ना। ये विस्कोसिटी ऑफ मोलिकुलर मास को क्या करता है, डिटरमाइन करता है, ठीक है ना। तो ये आपका पॉलीमर केमिस्ट्री फिनिश हुआ, ये आपका यहाँ से पॉलीमर केमिस्ट्री भी फिनिश हुआ भाई, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए सभी स्टूडेंट, ठीक है ना, सभी कर लीजिए आप, ठीक है ना भाई। ठीक है भाई। तो देखिए मैंने आपको क्या करा दिया भाई, पीछे वेट फ्रैक्शन और मोलिकुलर मास का ग्राफ कराया, वो भी इंपॉर्टेंट है, और mn mw mz निकालना बता दिया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ओके, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। और ये जो मार्क होविंग इक्वेशन किस चीज़ को डिटरमाइन करती है, विस्कोसिटी ऑफ मोलिकुलर मास को, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है पॉलीमर केमिस्ट्री से, आया था पिछली बार भी पॉलीमर केमिस्ट्री से, तो अब की बार भी पूछा जा सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। वो हम क्वेश्चंस में करेंगे, अभी नहीं कराऊंगा, क्वेश्चंस में कराएंगे। वो रूट का क्वेश्चन है कुछ एक, ठीक है ना। ठीक है भाई। तो ये लीजिए, ये पॉलीमर केमिस्ट्री हो गया, ये आपका पॉलीमर केमिस्ट्री हो गया भाई, बस यही था। तो आज आपका हमने पॉलीमर केमिस्ट्री भी फिनिश करा दिया। अब कल हम EPR और ESR और मोसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है ना, EPR ESR और मोसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको कर देंगे। EPR ESR और मोसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी को, ठीक है ना, इसको कर देंगे। तो देखिए हमने नेचुरल केमिस्ट्री में स्टीरॉइड्स, कोलेस्ट्रॉल, नेचुरल केमिस्ट्री में फ्लेवोन्स, आइसोफ्लेवोन्स, ठीक है ना, और फ्लेवोनोल्स और सायनिन और क्या था, क्राइसिन, ये जनरली कर लिया हमने, ठीक है ना। डायाजीन वगैरह की फॉर्मेशन, ये सभी चीज़ें हम कर चुके हैं, ठीक है ना। और अगर फ्लायन ओयामाडा रिएक्शन, मतलब कि इनका रिवीजन करते रहना,
एसिमेट्रिक सिंथेसिस को भी रिवाइज कर लेना। देखिए जब हो जाए कर लो आप, तो इनका रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाई, इनका रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 3-4 दिन जब हो जाए ना आपको यूनिट करते करते, तो एक बार पीछे वाली जो यूनिट है उसको देख लीजिए, उसको रिवाइज कर लीजिए, ताकि वो माइंड में रिवाइज होती रहे बार बार, मतलब ये माइंड में वो उसके क्वेश्चन पुटअप होते रहे, ठीक है ना। अब देखिए इतने दिन हो गए हम ये कर रहे हैं, अब जो पीछे वाला पार्ट है ना वो मैं भी रिवाइज करता रहूँगा। अब मैं वो भी रिवाइज करूँगा, जैसे कि मैंने 10 यूनिट कर रखी है पीछे वो रख रखी हैं, उनको रिवाइज करेंगे बार बार, जो पीछे किए हैं अभी किए हैं वो भी रिवाइज करेंगे, तो ऐसे वो माइंड में बनी रहेंगी। तो हमें ताकि एग्जाम के टाइम ज़्यादा मशक्क़त ना करनी पड़े, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, क्वेश्चन को डायरेक्ट हम सोल्व कर सकें। बस रिवाइज किया, क्वेश्चन को सोल्व किया, रिवाइज किया, क्वेश्चन को सोल्व किया, ऐसा ही करना पड़े। तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा मेहनत लगती है, बस उस चीज़ के लिए क्या करना होता है, हमें मेहनत करनी होती है। वो मेहनत कीजिए आप और लगे रहिए, बस जुट जाइए अपनी मेहनत करने और लगे रहो बस, ठीक है ना। तो हम अब नेक्स्ट लेक्चर आपके सामने लेके आ रहे हैं मोसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी और ईपीआर का। ईपीआर और ईएसआर, ईपीआर और ईएसआर बिल्कुल छोटा है, 20 मिनट का लेक्चर होगा, 20 या 30 मिनट का। और मोसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बिल्कुल छोटा लेक्चर है, कोई ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है वो, बस उसमें नंबर ऑफ लाइन ही निकालनी आती हैं। बस वहाँ पर पैरामैग्नेटिक नेचर देख के नंबर ऑफ लाइन निकालनी है, वो भी 2i+1 से निकलती हैं, 2i+1 से निकाल के वो नंबर ऑफ लाइन निकालने का फॉर्मूला यही होता है 2ni+1, ठीक है ना। जैसे कि हम NMR में निकाल रहे थे मल्टीपल न्यूक्लियाई का, ठीक है ना, तो यही ऐसे ही निकालेंगे हम। अब याद रखिएगा, याद है ना आपको पास्कल लॉ कब यूज़ करते हैं, आई की वैल्यू 1 पे, और जो हमारा इंटेंसिटी निकालने के लिए, और जब आई की वैल्यू हाफ हो, आई की वैल्यू हाफ पे पास्कल लॉ यूज़ करते हैं, आई की वैल्यू 1 2 3 3/2 5/2 इनके लिए हम यूज़ करते हैं डिफरेंट लॉ, ठीक है ना। ओके, तो इनके लिए याद रखिएगा आप। ओके, तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, बाय।